न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में एडवोकेट मुकेश कुमार गुप्ता जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। धन्यवाद सर, नमस्ते। बहुत स्मार्ट लग रहे हैं सर। सर, जो सबसे बड़ा सवाल था वो ये था कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इस वित्तीय बजट को जनता ने सराहा है जी। और उसका परिणाम ये हुआ कि दिल्ली चुनाव में भाजपा जो है कई वर्षों के बाद आ गई, 27 वर्षों में। 27 वर्षों बाद। तो मैं चाहूँगा एज ए अधिवक्ता, और चूंकि आप इनकम टैक्स और जीएसटी के प्रैक्टिशनर भी हैं, तो ये बजट कैसा लग रहा है सर आपको? ये जो इनकम टैक्स का बजट था और जीएसटी का, हाँ, ये जो भी हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो प्रस्तुत किया, ये मेरे हिसाब से तो शायद आज तक का सबसे अच्छा और बहुत प्रभावशाली बजट था ये। क्योंकि इसमें टैक्स पेयर्स को बहुत ज़्यादा रिलीफ पहुंचाया गया है। एकदम से जो आयकर की सीमा है, पहले पिछले साल 7 लाख थी, उससे पहले 5 लाख थी और अब उसको 12 लाख रुपए कर दिया गया है। ये एक बहुत अच्छी रकम है, इससे बहुत रिलीफ मिलेगा आप टैक्स पेयर्स को। सर, आप जीएसटी इनकम टैक्स दोनों देखते हैं, क्या आपको लगता नहीं कि इस कार्य से जो लोग पहले एफडी करते थे या इंश्योरेंस जाके छूट लेते थे, उस सेक्टर में थोड़ा गिरावट आएगी? देखिए, उस सेक्टर में गिरावट नहीं आएगी, वो एक अलग चीज़ है। वो आप अपनी लाइफ इंश्योर्ड कर रहे हैं, ना जाने भगवान कब बुला ले आपको, आकस्मिक आपको कोई दुर्घटना हो जाए या बीमारी हो जाए, वो अलग फ़ायदे हैं। लेकिन जहाँ तक आयकर में छूट लेने का सवाल है, तो पहले हमारी जो बेसिक एग्जम्पशंस थी वो बहुत कम थी। अब एग्जम्पशंस उन्होंने इतनी बढ़ा दी हैं, इतनी छूटें दे दी हैं कि अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और ऊपर से स्लैब रेट जो इनकम टैक्स का है वो भी काफ़ी कम कर दिए हैं। राइट। तो आपका कहने का मतलब है कि जो एफडी वगैरह करते थे तो उसके ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं आएगा? देखिए, आप एफडी करिए, आप अपने आप को जो है सुदृढ़ कर रहे हैं। बचत करके आप एफडी कर रहे हैं तो अपने भविष्य को आप सुदृढ़ कर रहे हैं, सुरक्षित कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक आयकर का सवाल है, तो आयकर में अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैंने बताया जैसे अभी कि स्लैब रेट भी कम कर दिए हैं और जो आयकर की सीमा है उसको काफ़ी बढ़ा दिया है। राइट। इस 12 लाख और 12,75,000 कर दिया। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। स्टैंडर्ड डिडक्शंस को भी अगर देखें तो 12,75,000 कर दिया। सर, इसमें जब ये बजट आया था तो वित्त मंत्री जी ने ये भी कहा था कि इस कार्य से 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा भी होगा। कोई बात नहीं, अगर घाटा होगा तो इसके अंदर जो है कहते हैं हमारे देश की जो जनता है, आम जनता, उसको बहुत फ़ायदा होने वाला है और किसी और रूपों से, किसी और सोर्सेज से हमारे पास पैसा आ जाएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कहीं ना कहीं कवर कर लेंगे। तो क्या आपको लगता नहीं कि जो टैक्स का पैसा बचेगा, जैसे मान लीजिए 60,000 रुपया हमारा पूरे साल में टैक्स का पैसा बच रहा है, जी, तो वो जो मध्यम वर्ग परिवार के लोग हैं कुछ परचेज करेंगे, कुछ खरीदारी करेंगे? बिल्कुल सर, उनको अपने जीवन को जीने में बहुत सहजता आ जाएगी। तो इनडायरेक्ट वे में जीएसटी जो है सरकार के पास जाएगी। बिल्कुल जाएगी। आपके कहने का मतलब? बिल्कुल बिल्कुल, खरीदेंगे तो जीएसटी तो लगेगा ना जी, वो जीएसटी से आ जाएगा उसके पास पैसा, सरकार के पास। मुकेश जी, एक सवाल कंपनसेट हो जाएगा। मुकेश जी, एक सवाल है कि हमारे जो देश के मुख्य प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा लगता है आपको? ये उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। कारण क्या है कि वो जो है सिर्फ देश के बारे में ही सोचते हैं। आप देखिए, मतलब बुरा ना माने नेता लोग, आए दिन कोई ना कोई नेता किसी न किसी घपले के अंदर केस चल रहे हैं उनके ऊपर। लेकिन हमारे माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जो हैं, उन पर ऐसा कोई दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। वो बिल्कुल साफ सुथरी छवि के एक बहुत अच्छे, सबसे शानदार आज तक के प्रधानमंत्री रहे भारत देश के, आज़ाद भारत देश के। सर, मोदी जी के नेतृत्व में चाहे वो अंतरिक्ष अभियान हो, चाहे एमएसएमई सेक्टर हो, चाहे वो सौर ऊर्जा हो, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, हर क्षेत्रों में तेजी से काम हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। मानते सर? बिल्कुल मानते हैं। क्या लग रहा है कि हमारा भारत देश की तीसरी अर्थव्यवस्था कब तक बन जाएगी? ये बहुत निकट भविष्य में बन जाएगी। आने वाले 10-15 साल के अंदर ही हम अपनी अर्थव्यवस्था के आधार पर इस संसार में प्रथम या द्वितीय आ जाएंगे, ऐसा लगता है। राइट। और विकसित भारत का जो सपना है वो भी साकार हो जाएगा। साकार हो जाएगा। बिल्कुल साकार हो जाएगा। सर, अभी 2 दिन पूर्व एक 1 नेशन 1 इलेक्शन प्रोग्राम में आप आए थे, उसमें मेरी आपसे बातचीत हुई थी। कितना ज़रूरी है ये? देखिए, कि इसलिए बहुत ज़रूरी है कि देखिए, आप एक काम के लिए लगे रहते हैं
हमारे देश के अंदर आप देखते होंगे, आप भी इतने कवर करते हैं चुनावों को, तो आपको लगभग अगर उनके दिन काउंट कर लें हम, तो साल 1.5 साल तो हमारा पूरे पंचवर्षीय योजना में इन इलेक्शंस के अंदर ही चला जाता है। अब इन इलेक्शंस को करना इतना आसान काम है क्या? सर, घर से कदम बाहर रखते ही पैसे की जरूरत है। अब आप इलेक्शंस को कंडक्ट कर रहे हैं, कभी नगर निगम का है, कभी विधानसभा का है, कभी संसद का है, तो आप एक ही काम को बार बार करते हैं। बार बार आपके वोटर्स इस काम के लिए आते हैं, चुनाव करने के लिए आते हैं अपनी सरकार का। खूब प्रचार प्रसार होता है, उसमें खूब पैसा लगता है जी, और खूब समय लगता है। अब देखिए, आप हमारे जितने भी ये सरकारी विभाग हैं, इन्हीं के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वही तो चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने में लगते हैं। तो उनका भी छुट्टी तो होता उससे है। क्या होता है कि ये विभागों के कार्य भी रुकते हैं। क्रियाकलाप रुकते हैं, बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब होते हैं। अब जैसे मैं ही एक नागरिक के तौर पर कोई काम करने जाता हूँ किसी विभाग के अंदर, तो मुझे जाने के बाद पता चलता है कि साहब तो इलेक्शन ड्यूटी पर है। तो साहब इलेक्शन ड्यूटी पर है, भैया इलेक्शन तो अभी 15 दिन बाद पूरे होंगे, फिर उसके बाद 10 दिन बाद, 15 दिन बाद उसकी काउंटिंग होगी। तो मेरे तो जो प्रोजेक्ट लेकर के मेरी फाइल चल रही है, वो वहीं की जस की तस ही पड़ी रहती है, और मुझे बहुत भारी नुकसान हो रहा है। और मुझे क्या भारी नुकसान हो रहा है? किसी देश के नागरिक को भारी नुकसान होने का मतलब है उस देश को भारी नुकसान हो रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था गिर रही है। तो आपका कहने का मतलब यही है कि वन नेशन वन इलेक्शन जल्दी कानून बन जाए, और होना चाहिए। जल्दी कानून बन जाए। और अभी हमारी एक सेमिनार हुई थी होटल रेडिसन ब्लू में, पश्चिम बिहार में। वहाँ पर हमारे एक्सपर्ट्स लोग बहुत आए थे, और सबका लगभग 99% यही कहना था, यही मानना था कि भाई आप जो कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की जो व्यवस्था है, उसको जितनी जल्दी हो जाए उतना लागू करें। हमारा पैसा बचता है, हमारा समय बचता है, ये सब का सब हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में काम आएगा। सर, हम वापस लौटते हैं जो वित्त मंत्री के जो बजट है उस पर सर, जो कि आप जीएसटी इनकम टैक्स दोनों देखते हैं। इस बार सर स्टार्टअप एमएसएमई सेक्टर को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है जी। क्या लगता है कि जो एमएसएमई सेक्टर के लिए सारे प्रावधान किए गए हैं वो बिल्कुल ओके हैं, या कुछ और बदलाव की आवश्यकता है? देखिए, वर्तमान में तो जो हमारे वित्त मंत्री साहिबा ने ये एमएसएमई या स्टार्टअप के संबंध में जो भी प्रोविजन लागू किए हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब किसी आप प्रक्रिया से गुजरते हैं, प्रक्रिया से गुजरते वक्त अगर कोई कमी नजर आती है तो उसमें संशोधन किए जाते हैं, सुधार लाया जाता है। अल्टीमेटली तो भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए मतलब जो भी प्रावधान किए गए, हमारे व्यापारी बंधु अपने काम को आसानी से कर सके, जो स्टार्टअप है उसको कर सके, और उद्यमी जो हमारे हैं वो सॉलिड बने, इसी से संबंधित प्रावधानों को बनाते हुए ये कानून बनाए हैं। राइट सर, इसके अंदर जो है चाहे मैक्रो हो, मीडियम हो या लार्ज, जो भी इस तरह की एमएसएमई सेक्टर की कंपनियां हैं, उनके लिए जो उनका टर्नओवर की क्षमता डबल कर दी गई है। बिल्कुल, मैक्सिमम टर्नओवर मेरे ख्याल से 500 करोड़ तक का हो गया सर। बिल्कुल। लेकिन इसके अंदर एक प्रावधान है सर, 45 दिन का जो पेमेंट करने की अवधि सुनिश्चित की गई है, ये कितना हितकर है? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है। ये हितकर है सेलर के लिए। जो बायर होता है, ये उसका चिंता का विषय है कि आप विदिन 45 डेज पेमेंट कर दें। और नहीं तो पहले क्या होता था, साल दर साल निकल जाते थे और पेमेंट नहीं होती थी। अगर इस निमित्त कोई कानून बनेगा तो आपको चिंता रहेगी कि अगर मैंने पेमेंट नहीं करी तो मुझ पर जुर्माना लग जाएगा। ठीक है, और जितने पेमेंट मेरे को करनी थी वो सारी की सारी मेरी इनकम टैक्स में आय में मेरी जुड़ जाएगी, और उसके खर्चे में जोड़ लिया जाएगा। हाँ, तो देखिए, ये सबकी ड्यूटी बन जाती है कि आप जो है समय पर पेमेंट करें। समय पर पेमेंट करेंगे तो आपको भी तो समय पर पेमेंट मिलेगी। भाई, अगर मान लो मैं किसी खरीद रहा हूँ तो मैं किसी को बेच भी तो रहा हूँ, तो कितना आसान काम हो जाएगा। हमें ज्यादा तकादे नहीं करने पड़ेंगे, हमारी वर्किंग कैपिटल कहीं रुकेगी नहीं, एक अच्छी साइकिल चल जाएगी। बहुत अच्छा कानून, यानी 45 दिन वाला सिस्टम जो है बहुत शानदार। लेकिन सर, मैं जब धरातल पे बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया तो जो भी बड़ी कंपनियां हैं उनका कहना है कि भाई हमें 90 डेज का तो एक मेरा साइकिल है, और वो कभी कभी ये कहती है एमएसएमई सेक्टर वालों को कि भाई अपना सर्टिफिकेट सरेंडर करो, तब जाके हम आपसे संभाल लेंगे। नहीं, देखिए, ये शुरुआती जब कोई नया कानून आता है तो सर इसमें कुछ दिक्कतें आती हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करते हैं, सब ट्रैक पर आ जाती है लाइन। अपने जो हमारी ट्रेन है, हमारी जो गाड़ी है, वो सब ट्रैक पर आ जाती है। एमएसएमई सेक्टर जो है काफी, मैं समझता बहुत मजबूती के साथ काम कर रहा है, सफलतापूर्वक काम करेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत विकास की ओर ले जाएगा। मुकेश जी, एक बड़ा सवाल है,
हमारा देश हर क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, सब क्षेत्रों में मोदी जी के नेतृत्व में काम अच्छा हो रहा है जी। लेकिन क्या वजह है कि डॉलर के मुकाबले रुपया उतना मजबूत नहीं हो पा रहा है? देखिए, रुपया भी धीरे धीरे मजबूत हो जाएगा। मैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने गया था 2011 में, तब डॉलर की कीमत थी लगभग 44-45 रुपया। अब लगभग डबल से थोड़ा कम है जी। ठीक है, लेकिन हम लोग जैसे अभी स्टार्टअप की स्कीमें निकाली हैं, एमएसएमई की स्कीमें निकाली हैं, जब हमारे व्यापारी बंधु बहुत मजबूती के साथ अपना जीवन यापन करेंगे तो स्वाभाविक है कि हमारे रुपए की कीमत भी बढ़ेगी। और जैसे कि मोदी जी का सपना है सर कि अगर सौर ऊर्जा का प्रयोग करें हम लोग जी, या हम लोग का इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रयोग करें जी, तो हमारी डिपेंडेंसी जो है कम होगी सर। बिल्कुल। तो जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज जाता है बाहर जी, वो हमारा वो रुक बचेगा। बिल्कुल बचेगा। तो इसका भी अपील करेंगे कि लोग जो है सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रयोग करें। बिल्कुल मैं अब इसकी अपील करूंगा कि लोगों को सौर ऊर्जा की तरफ जाना चाहिए और जितने भी ये हमारे बिजली से विद्युत से चलने वाले वाहन हैं इनको अपने जीवन में अडॉप्ट करना चाहिए। खास तौर से दिल्ली में तो आप देखिए बिल्कुल देखिए हाईली अगर पॉल्यूटेड ऐसा- दिल्ली ऐसा- है। ऐसा करेंगे तो जैसे भी आपने क्वेश्चन मेरे सामने रेज कर दिया, हाईली पॉल्यूटेड है, जी। सही बात है। एक कम पढ़ा लिखा भी जानता है इस बात को कि आज हमारी दिल्ली जो है बहुत ज्यादा इसकी वायु प्रदूषित है। उसके पीछे यही कारण है कि हम अभी विद्युत वाले वाहनों का अपने चलन नहीं है हमारे यहाँ, और सौर ऊर्जा को हमने अभी तक नहीं अपनाया। इनको अपना लेंगे तो हमारी दिल्ली का प्रदूषण बहुत कम हो जाएगा। एक थोड़ा बड़ा अच्छा सवाल है सर, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी अनुभव है आपके पास। अभी ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया इंडिया में सबसे कम है, मेरे ख्याल से 24% है, इंडिया में तो सबसे कम है जबकि और देशों पे बहुत ज्यादा काफ़ी ज़्यादा है। जी। तो सर क्या उसका लाभ भारत देश को मिलेगा? क्योंकि जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जी। वो इंडिया से व्यापार करना चाहेंगी, बिल्कुल करना चाहिए क्योंकि हमारे पे टैरिफ कम है, तो यहाँ से ही लोग माल परचेज करेंगे, जी जी जी, तो उससे फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में ज़्यादा आने की संभावना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये प्रोडिक्शन आप मानते ऐसा हैं? मेरा बिल्कुल मानना है। और देखिए इसके पीछे भी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी नेतृत्व की कुशलता का ही कारण है। ट्रंप उनसे इतना ज्यादा प्रभावित है कि उन्होंने हमारे यहाँ जो टैरिफ है वो और देशों के मुकाबले बहुत कम रखा है। ठीक है। Right. और देखिए कभी जो है हम भारतीयों के बारे में बोला जाता था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड यस, इनसाइड द रेस्टोरेंट्स और इनसाइड द एनी ऑडिटोरियम एटसेट्रा एटसेट्रा, बल्कि आज स्थिति बिल्कुल उलट है। इसका सारा श्रेय हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। जबकि आज किसी इंडियन से कोई विदेशी बात करता है तो ये कहता है यू आर फ्रॉम द लैंड ऑफ मोदी, बहुत इज्जत से उसको उसका मान सम्मान रिस्पेक्ट करता है सर। ये सिर्फ मोदी जी को इसका श्रेय जाता है। उनके अभी ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया इंडिया में सबसे कम है, मेरे ख्याल से 24% है, इंडिया में तो सबसे कम है जबकि और देशों पे बहुत काफी ज्यादा है। जी। तो सर क्या उसका लाभ भारत देश को मिलेगा? क्योंकि जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जी। वो इंडिया से व्यापार करना चाहेंगी, बिल्कुल करना चाहिए क्योंकि हमारे पे टैरिफ कम है, तो यहाँ से ही लोग माल परचेज करेंगे, जी जी जी, तो उससे फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में ज्यादा आने की संभावना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये प्रोडिक्शन आप मानते ऐसा हैं? मेरा बिल्कुल मानना है। और देखिए इसके पीछे भी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी नेतृत्व की कुशलता का ही कारण है। ट्रंप उनसे इतना ज्यादा प्रभावित है कि उन्होंने हमारे यहाँ जो टैरिफ है वो और देशों के मुकाबले बहुत कम रखा है। ठीक है। Right. और देखिए कभी जो है हम भारतीयों के बारे में बोला जाता था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड यस, इनसाइड द रेस्टोरेंट्स और इनसाइड द एनी ऑडिटोरियम एटसेट्रा एटसेट्रा, बल्कि आज स्थिति बिल्कुल उलट है। इसका सारा श्रेय हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। जबकि आज किसी इंडियन से कोई विदेशी बात करता है तो ये कहता है यू आर फ्रॉम द लैंड ऑफ मोदी, बहुत इज्जत से उसको उसका मान सम्मान रिस्पेक्ट करता है सर। ये सिर्फ मोदी जी को इसका श्रेय जाता है, उनके क्रियाकलापों को, उनकी बनाई हुई नीतियों को इसका श्रेय जाता है। सर दो सवाल और था, जो 12 लाख और 12,75,000 का स्लैब आया, जी। क्या इनकम टैक्स के पेयर बढ़ेंगे? बिल्कुल बढ़ेंगे, निश्चित तौर पे बढ़ेंगे। देखिए मैं बताऊं आपको, जो लोग इनकम टैक्स की ITR जब भरते थे तो अपनी पूरी इनकम नहीं दिखाते थे, अब खुल के दिखाएंगे तो आप ये मानिए कि जो पैसा हम अपना शो करेंगे तो एक आदमी नंबर 1 जो डरता था पहले, नहीं दिखाता था कि मेरे पास टैक्सेशन ज़्यादा हो जाएगा, अब कम एक्चुअल इनकम दिखाएगा तो वो उसको भारतीय अर्थव्यवस्था में भी तो लगाएगा। जब वो अपनी ITR में भरेगा तो उसकी FD भी बनवाएगा, LIC भी करवाएगा,
ये संस्थान सारा पैसा हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए देते हैं, तो इसका बहुत Right. अच्छा असर पड़ रहा है। ओके सर, जो फेसलेस है, बहुत सारे लोगों का ऑब्जेक्शन है कि हमारा फंडामेंटल राइट है कि एक टाइम हमारा फेस टू फेस बात होनी चाहिए अपनी बात रखने के लिए। कितना धरातल पर ये प्रैक्टिकल अच्छा लग रहा है आपको फेसलेस व्यवस्था इनकम टैक्स में? देखिए, मैं बताऊं आपको, आपको पता ही है कि हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, जी, इसलिए तो फेसलेस स्कीम को लेकर के आए हैं। हमें नहीं पता कि हमारा कौन सा आयकर अधिकारी, कौन सा आयकर कमिश्नर होगा, और उसको भी नहीं पता कि ये टैक्स पेयर कहाँ का है, कहाँ का नहीं है। तो बिल्कुल जो मेरिट के ऊपर काम होना चाहिए वही काम होगा, और किसी प्रकार की कोई घूसखोरी, भ्रष्टाचार नहीं होगा। कोई किसी को तंग करने की इच्छा नहीं रखेगा। जो मेरिट पर अगर हमारे पे टैक्स लगता है तो लगेगा। कई बार हमारा केस बहुत अच्छा होता था, लेकिन जो हमारा भ्रष्ट अधिकारी है वो हमें तंग करता था, तो अपनी जान छुड़ाने के लिए हम व्यापार करें या ऑफिसों के चक्कर लगाते रहे, उससे बचने के लिए हमें मजबूर होकर के उसको सेवा शुल्क दिया जाता था। और हम चाहे मन में कितने दुखी होते थे। पहली काम धंधों में बहुत मेहनत करके पैसा कमाया जाता है और हमारा पैसा बर्बाद होता था, लेकिन अब फेसलेस होने के कारण से मेरिट पर होता है। अगर हमारा केस बिल्कुल ओके है तो हमारे पे कोई टैक्स नहीं लगता। ये तो बहुत फेसलेस अच्छी व्यवस्था है मेरे हिसाब से, बड़ी अच्छी व्यवस्था है। सर। एक सवाल है, अभी तक जीएसटी को 2017 में लागू हुआ था, जी काफी समय हो गया, हाँ, ट्रिब्यूनल नहीं बना। ज्यादातर विवाद जो है हाई कोर्ट में है। जी उसमें जो हमारा पैसे का चलन है न सरकार के पास है न हमारा एसएससी के पास है। देखिए, तो ट्रिब्यूनल बनना जरूरी है। ट्रिब्यूनल बनना बहुत जरूरी है। देखिए, बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जो हाई कोर्ट जाने चाहिए, लेकिन ट्रिब्यूनल एक ऐसी व्यवस्था है कि भाई हाई कोर्ट में जाने का मतलब है कि एक तो वहाँ पर केस लंबित समय लगना नहीं रहेंगे, और उससे पहले की एक ऐसा स्टेप है, स्टेज है कि आप ट्रिब्यूनल बना दें और वहीं के वहीं काम को निपटा दें, और हाई कोर्ट पर ज़्यादा भार ना पड़े न्याय देने के लिए। जी तो जी जी। ट्रिब्यूनल का तो होना बड़ा जरूरी है। इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल है, और दिल्ली से बिक्री कर जब एक्ट था तब भी ट्रिब्यूनल था, और जो वैट का हमारा दिल्ली वैट का वो था, या पूरे हिंदुस्तान में वैट का जब एक्ट आया, वैल्यू एडिड टैक्स एक्ट आया, तब भी ट्रिब्यूनल था। बन जाएगा, बहुत जल्दी बनना चाहिए ना, बहुत जल्दी बन जाएगा, जिससे कि बनेगा, पैसा चलन में आए। निश्चित तौर पे बनेगा, बहुत जल्दी बनेगा। बिल्कुल, मैं ये आपकी बात रखूंगा। अच्छा सर, जो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ उसके पीछे दो उद्देश्य है मेरा, कि वित्त मंत्री जी के साथ सैकड़ों एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट होते हैं सर, बहुत अनुभवी IAS PCS सब लोग होते हैं जी सर। जी जी, पूरी टीम होती है। राइट सर। क्या आपको लगता है कि इस बजट में आपके हिसाब से कुछ चीज छूट गया है, या उसके अंदर ये ऐड ऑन हो जाता तो ये बजट और अच्छा होता? नहीं, देखिए, जहाँ तक छूट गया और एड ऑन हो जाता, तो हमारे एक्सपर्ट्स ने जितना मैक्सिमम भारतीय नागरिक को सुविधा देने की बात कही या करी, वो अपने आप में करी। और आने वाले समय में भी अगर कुछ महसूस किया गया कि भी और छूट दे दी जाएगी, तो वो सब एक्सपर्ट जो है उसको आगे रखेंगे, प्रस्तुत करेंगे टेबल पर, और उसका भी समावेश किया जाएगा। क्या आप मांग करेंगे सर कि जो पार्टनरशिप फॉर्म है उस पर अभी भी टैक्स सबसे मैक्सिमम है, आई थिंक 31%? जी, 30% है, और सेस वगैरह अलग है। 31%। तो सर, जो पार्टनरशिप फॉर्म है हमारे भारत देश की एक शुरू से एक बड़ी बुनियादी पद्धति रही है व्यापार करने की, वो घटता ही जा रहा है, सब लोग कॉर्पोरेट की तरफ जा रहे हैं। जी जी जी। तो ये टैक्स क्या कम होना चाहिए पार्टनरशिप फर्म को? नहीं, देखिए, कोई कंपल्सन नहीं। अगर आपका वास्तव में अगर आपको पार्टनरशिप बनाना जरूरी है तो आप बनाएं। पहले बोलते हैं सर उसमें प्रॉफिट, देखिए, पहले जो प्रॉफिट होते थे, पहले आपको जो है क्या कहते हैं, बेसिक एग्जम्पशन मिलती थी पार्टनरशिप फर्म में भी, लेकिन अब निकाल दी गई है। लेकिन पहले पार्टनरशिप फर्मों के अंदर अपने जो सैलरी वगैरह पार्टनर्स को नहीं दी जाती थी, अब सैलरी अलाउड है, और सैलरी इन दी हैंड्स ऑफ पार्टनर्स टैक्सेबल है। अब TDS का और थोड़ा सा उन्होंने लगा दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, TDS का लगा दिया तो जब आप अपनी ITR भरेंगे उसमें आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। राइट। तो अच्छा, बस इसी में एक सुझाव मैं आपका और जान लूं सर, जो हमारा कृषि सेक्टर है बिल्कुल एग्जम्प्ट है, हाँ जी, हाँ, लेकिन क्या आपका विचार ऐसा है कि जो बड़े किसान हैं जो ज्यादा पैसा कमाते हैं उन पे टैक्स लगना चाहिए? नहीं, देखिए, आप भेदभाव नहीं कर सकते। अगर कृषि आय कर मुक्त है तो सबके लिए कर मुक्त है। ओके। जो बड़ा किसान है तो मेहनत भी ज़्यादा करता है जी, कोई बात नहीं, अगर उसकी इनकम टैक्स फ्री है तो होने दो। अच्छा। हाँ, मैं इसके हित में नहीं हूँ। नहीं है। कृषि आय
अपने जो भी अपने मापदंडों जो भी पे- कानून अपने है, मापदंडों पे it's खरी okay. उतरती है, It's तो okay. it's okay, चाहे वो छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो। सर एक सुझाव में सर आपका और चाहूँगा, स्लैब रेट की मैं बात कर रहा हूँ, जीएसटी स्लैब रेट जैसे 28% को क्या कुछ कम करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। और मैं समझता हूँ बहुत सारी आइटम्स के ऊपर सरकार ने जीएसटी जिनके ऊपर हायर रेट से लगता था उनको कम किया है, कुछ एक को कर मुक्त पे ले गई है, और धीरे धीरे कर रहे हैं। 7-8 साल ही तो हुए जीएसटी आए हुए। जी जी जी। हाँ सर अभी भी नहीं जैसे सर स्कूटी है, ये जनता से जुड़ा हुआ सवाल है। हाँ जी, हाँ जी, स्कूटी एक आम व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक चीज है, जी जी, उस पर 28% है सर, हाँ जी, तो उसको स्लैब रेट कम करके क्या 18% में ला दें? हाँ ला सकते हैं, लाना चाहिए। ये सुझाव है ना? हाँ बिल्कुल सुझाव है, अच्छा रिलीफ मिलेगा, भारतीय जनता को अच्छा रिलीफ मिलेगा जीएसटी एक्ट में। अच्छा सर, बिल्कुल ये लास्ट सेगमेंट है, मैं हर किसी से पूछता हूँ, इस प्रोफेशन को आपने क्यों चुना सर? किसी और प्रोफेशन में जा सकते थे? नहीं देखिए, ये तो शायद ईश्वर की ही मर्जी होगी कि भाई इस प्रोफेशन में आके कोई डॉक्टर बनता है, कोई वकील बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई जज बनता है। अब ठीक है, अगर हमारे पास हमने इसको अडॉप्ट कर लिया है तो हम बहुत अपनी कोशिश करके अपने क्लाइंट को बहुत अच्छे से कहते हैं, सलाह देते हैं कि भाई जितना टैक्स आपके ऊपर बनता है वो दीजिए, क्योंकि अगर आप अच्छा टैक्स देंगे तो इससे आपका देश बिल्डअप होता है, देश का सुख आपको ही मिलने वाला है। सर हम कभी दिल्ली किसी को राय नहीं देते कि अपनी इनकम कंसील कर ले, बल्कि हम कहते हैं प्रॉपर टैक्स दो, चद्दर तान के सो। सर दिल्ली में आप रहते हैं, जी कई वर्षों के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी बीजेपी की एक तरह से सीएम बनी है, बिल्कुल। तो उनसे कुछ अपील करना चाहेंगे? दिल्ली में यमुना की सफाई, देखिए यमुना की सफाई तो उन्होंने आते ही शुरू कर दी, वो तो हमारी बहन के समान है, और उनके साथ जैसे मैं आपके साथ बैठा हूँ ऐसे कई बार बैठना उठना जी रहता जी है। जी जी, और वो बहुत सक्षम मुख्यमंत्री हैं, और बहुत ही बढ़िया पार्टी से वो मुख्यमंत्री बनी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो हमारी सारी अपेक्षाओं के ऊपर खरी उतरेंगी और दिल्ली को चमका देंगी। एडवोकेट मुकेश कुमार गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पे आपसे बात करेंगे। नमस्कार। बहुत बहुत थैंक यू सर।